हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मेंसुरेशन के बारे में। मेंसुरेशन के ये थर्ड क्लास है। इसके पीछे हम लोग 2 क्लास ले चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने 3D के बारे में पढ़ा था। 3D में हम लोगों ने पढ़ा था क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में, यानी कि घन और घनाभ के बारे में पढ़ा था इसकी पिछली क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं प्रिज्म और सिलेंडर के बारे में। ठीक है, तो प्रिज्म के बारे में हम लोग जानेंगे, सिलेंडर के बारे में जानेंगे, हॉलो सिलेंडर के बारे में भी जानेंगे। यहाँ पर प्रिज्म लिखा हुआ है, इसके अलावा हम लोग यहाँ पर एक राइट प्रिज्म होता है उसके बारे में भी समझेंगे, और राइट प्रिज्म और प्रिज्म के बीच क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में भी समझेंगे, और इसके किस तरीके से क्वेश्चंस लगते हैं, फॉर्मूला कैसे याद रखना है, क्या ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में। तो आपको क्या करना है, आपको फ़ोन को पूरा फुल स्क्रीन पे करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं कि सर जो यहाँ पर लेटर्स होते हैं वो दिखाई नहीं देते। तो आपको क्या करना है, क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। नेटवर्क की वजह से क्वालिटी कभी कभी ऑटो पे होती है तो वो कम हो जाती है, तो आपको क्वालिटी को इंक्रीज करना है और थोड़ा नेटवर्क में रहना है, और साथ साथ आपको फुल स्क्रीन पे करके कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। और यहाँ पर बता दें कि जो बच्चे पुराने हैं वो तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे नए हैं जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं वो जा करके पुरानी क्लासेस अच्छे तरीके से देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और जिन बच्चों को ग्रुप में ज्वाइन होना हो, यानी कि उनको बुकलेट या फिर तरह तरह की जो नोटिफिकेशन टेस्ट वगैरह देने हो, वो यहाँ पर जो नंबर दिया जाता है वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से कल बल्कि जो है मतलब कि जो इसका नेक्स्ट संडे है उसमें हम लोग टेस्ट भी देंगे, तो वहाँ पर आप ज्वाइन होकर के टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये जो आज की क्लास में हम लोग को सीखना है उसको शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर हमको सीखना है प्रिज्म के बारे में। तो सबसे पहले प्रिज्म क्या होता है इस चीज़ को समझिए। तो प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म किसी भी मतलब उसका जो बेस होता है वो किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। जैसे कि इसका बेस, जैसे कि मान लीजिए कि हमने इसका बेस, अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे, तो आपको ये किस तरीके से लग रहा है, इस तरीके से लग रहा है कि आप ध्यान से देखिएगा इसको। तो यहाँ से आपको लग रहा है कि एक ट्रायंगल बेस है और इसी के ऊपर ऐसा पूरा खड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि एक पेंसिल होती है ट्रायंगल शेप की, यहाँ पर हमारे पास में नहीं तो आपको दिखाते हैं। कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल शेप का है, तो अगर हम इसको नीचे ऐसे और 2 और ला दें, इसमें से एक ऐसे लगा दें और एक ऐसे लगा दें, ठीक है, तो नीचे ट्रायंगल बन जाएगा, और इसको ऊपर खड़ा कर दें और ऊपर भी एक ट्रायंगल टाइप सा बन जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके का जो शेप होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं? जैसे कि अब ये ट्रायंगल ना हो करके नीचे इसका जो बेस है वो रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। आप इस चीज़ को समझिएगा, ये इस तरीके से भी हो सकता है, जिसमें यहाँ पर नीचे का जो बेस होगा वो आपका स्क्वायर शेप में हो सकता है या फिर रेक्टेंगल शेप में हो सकता है, मतलब आयत हो सकता है या फिर वर्ग के शेप में हो सकता है। नीचे का जो बेस है वो आपका षटभुज, पंचभुज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से भी उसका बेस बन सकता है। जरूरी नहीं कि हमेशा जो उसका बेस हो वो इसी तरीके से क्या बोलते हैं, ये इसी लाइन पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसको 3D बनाने की कोशिश करेंगे तो कुछ ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इस तरीके से नीचे उसका जो बेस है वो किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो डायग्राम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग प्रिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आयत होता है, ठीक है, मतलब कि घनाभ होता है, क्यूबॉइड होता है, यह भी एक तरीके का प्रिज्म ही होता है। क्या होता है? एक तरीके का प्रिज्म ही होता है। बात क्लियर है? तो अब देखिए, यहाँ पर हमने बताया कि प्रिज्म में बहुत सारी भुजाएं हो सकती हैं। ठीक है, वहाँ पर जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं केवल यहाँ पर 1 2 3 है, तो 3 यहाँ पर लाइंस खड़ी हुई हैं, ऊपर भी ट्रायंगल बना हुआ है। बात समझ पा रहे हैं? उसी तरीके से अगर आप नीचे 4 बनाएंगे तो 4 लाइन खड़ी होंगी, ऊपर भी एक तरीके का वो 4 कोना बनेगा, चतुर्भुज बनेगा। नीचे अगर आप पंचभुज बनाएंगे तो ऊपर भी पंचभुज बनेगा, 5 भुजाएं होंगी। बात समझ पा रहे हैं? आप क्या कीजिए, आप अगर और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक डब्बा है। ठीक है, फिर से ये फ़ोन का ही डब्बा है इसको समझाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या है भाई, इसमें आप देख पा रहे हैं कि नीचे का जो ये पार्ट है ये आपका कैसा है, ये आपका रेक्टेंगल शेप का है।
और ऊपर का पार्ट भी रेक्टेंगल शेप का और सब सीधे के सीधे उठे हुए हैं। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, प्रिज्म हो गया। बात समझ पा रहे हैं। अब नीचे अगर बेस ट्रायंगल होगा तो ऊपर भी ट्रायंगल होगा, ठीक है। नीचे यहाँ पर हेक्सागोनल यानी कि षटभुज होगा तो ऊपर भी षटभुज होगा। बात समझ पा रहे हैं। तो उसी तरीके से बनेगा, तो ये प्रिज्म होता है, ठीक। बेसिक आपको इतना समझ लेना है। चलिए, तो अब उसके बाद क्या कहा गया कि इसमें जो हमारे फॉर्मूले बनते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं उस पर समझते हैं। तो यहाँ पर है कि यदि पार्श्व फलकों की संख्या, अब देखिए जब यहाँ पर प्रिज्म बनाते हैं तो इसमें दो तरीके की चीजें आती हैं। हमने आपको कल की क्लास में ही, मतलब इसकी पिछली क्लास में समझाया था। उसमें हमने आपको जब क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में बता रहे थे तो हमने बताया था कि एक पार्श्व होता है, एक पार्श्व क्षेत्रफल होता है या फिर पार्श्व फलक होता है, और एक संपूर्ण फलक होता है, ठीक है। तो पार्श्व में कौन कौन से आते हैं, जो हमारे आसपास के होते हैं। जैसे आप अपने रूम को समझेंगे तो रूम में आप देखेंगे तो एक तरफ इधर दीवार होगी, एक तरफ इधर दीवार, एक तरफ इधर दीवार होगी, एक आपके पीछे होगी। तो ये चारों दीवारें मिलकर के पार्श्व फलक बनाती हैं। ये चारों क्या है, पार्श्व फलक है। लेकिन अगर आप ऊपर की छत और नीचे की जमीन को ले लेते हैं तो वो संपूर्ण फलक हो जाता है, ठीक है। या टोटल मिलकर के 6 फलक हो जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये बोला गया कि अगर यहाँ पर फलकों की संख्या n है, जैसे कि इसमें आप इस डायग्राम अगर आप देखेंगे तो इस डायग्राम में अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें आपको क्या दिख रहा होगा, एक फलक ऐसा है, ऐसा दिख रहा है टेढ़ा सा, और एक फलक इधर से दिख रहा है, और एक फलक आपको सामने से दिख रहा होगा, मतलब एक ऐसा और एक ऐसा और एक ऐसा सामने से दिख रहा होगा, ठीक है। तो 3 फलक है, ठीक है, 3 फलक है। तो एक ये वाला आपका हो गया, एक ये वाला और एक इसके जो सामने वाला है, ठीक है, ऐसा। तो ये जो तीनों फलक है, ठीक है, उसी तरीके से ये फलक की संख्या बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, देखिए जब आपका इसका बेस, जैसे कि ये ट्रायंगल है, ठीक, इसका जब बेस ट्रायंगल, एक सेकेंड ये थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, इसका जो बेस है वो जब ट्रायंगल शेप का होगा, ठीक है, इसका जो बेस है वो जब ट्रायंगल शेप का होगा, देखिए ये ट्रायंगल शेप का है, नीचे किसका बेस ट्रायंगल शेप का है, तो ऊपर वाला भी ट्रायंगल शेप का ही बन रहा है, क्योंकि ये हमने एकदम सीधा सीधा खींचा, वो सीधा खींचना पड़ेगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जब हमने ट्रायंगल शेप बनाए यानी कि 3 भुजाएं लगाई, तो 3 भुजाएं लगाई तो 3 फलक हमको मिला, एक इधर वाला, एक इधर वाला और एक सामने वाला, ठीक है, 3 फलक मिल रहा है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए कि हम इस तरीके से बनाते हैं, थोड़ा तिरछा बनाते हैं तब आपको और क्लियर होगा, ठीक है। ये इस तरीके से बनाते हैं, तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर बनाते हैं तो क्या बनेगा, अब देखिए इसमें कितनी भुजाएं आपको दिख रही हैं, 4 भुजाएं दिख रही हैं। तो इसमें जो फलक भी बनेंगे वो 4 बनेंगे, ठीक है। फलक भी जो बनेगा वो कितना बनेगा, 4 बनेगा। देखिए अगर आप देख पाएंगे तो इसमें कितने फलक दिख रहे हैं, पार्श्व फलक की बात कर रहे हैं, एक इधर का, एक इधर की दीवार और एक ये सामने वाली दीवार, और एक कौन सी दीवार हो गई, एक इधर हो गई, एक इधर वाली, एक इधर वाली और एक इधर वाली सामने वाली, ये तो 4 फलक मिलकर के ये बना रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप पंचभुज की बात करेंगे, पंचभुज की बात करेंगे तो जब इसमें फलक आप बनाएंगे, इसमें जब आप फलक बनाएंगे तो कितने फलक दिखेंगे आपको, 5 फलक दिखेंगे, ठीक है। यहां से आपको 5 फलक दिखेंगे, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो इसमें से आपको 5 फलक दिख रहे होंगे, एक उधर और एक इधर वाला, एक इधर सामने वाला, ठीक है। तो 5 फलक दिख रहे हैं। तो ये पार्श्व फलक होते हैं, जो बगल बगल होते हैं इसको हम लोग पार्श्व फलक कहते हैं। तो वही कह रहा है कि अगर किसी इसमें प्रिज्म में उसके पार्श्व फलकों की संख्या n है, ठीक है, पार्श्व फलक कितने हैं, n है, तो उसके कुल फलकों की संख्या कितनी होगी, n+2। कैसे, अब इस चीज को समझिए। जैसे कि आपसे क्वेश्चन आ गया कि इसमें पार्श्व फलक कितने हैं, अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो कितने फलक बता रहे हैं, 3 है, ठीक है, एक इधर का, एक सामने का, तो 3 फलक से मिलकर बनाए। हम पूछे टोटल फलक कितना है, तो टोटल फलक जो होता है हमेशा पार्श्व फलक से 2 ज्यादा होता है, ठीक है। तो एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, तो हो गया टोटल सारे फलक हो गए। तो टोटल इसमें कितने फलक हो गए, 3 और 2 5 हो गए, ठीक। तो उसी तरीके से जैसे यहाँ पर कितने फलक हैं, इसमें कितने फलक हैं, 4 हैं। अगर पार्श्व की बात करेंगे तो अगर आप टोटल फलक यानी कि संपूर्ण फलक की बात करेंगे तो ऊपर वाला फलक और नीचे वाला फलक भी ले लीजिए, ठीक है। फलक यानी कि फेस, इंग्लिश में उसको फेस कहते हैं या फिर सरफेस कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये फेसेस होते हैं, ठीक है, फलक, समझ पा रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम षटभुज में देखेंगे तो ये पंचभुज है, तो इसमें से 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 और ये सामने वाला 5 फलक है। और टोटल फलक की बात करेंगे कुल संपूर्ण, तो एक ऊपर का फलक ये, एक नीचे का फलक भी बन रहा होगा ये, तो टोटल कितने फलक हो जाएंगे, 5 और 2 7 हो जाएंगे, समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हमको पार्श्व फलक की संख्या दे दी जाती है तो हम कुल फलक निकाल सकते हैं,
ठीक है, चलिए पार्श्व कोरों की संख्या। अब ये कोर क्या होता है, देखिए कोर समझिए, हमने आपको समझाने के लिए कल इस बॉक्स का इस्तेमाल किया था। तो इसमें हमने बताया था कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी शेप होता है तो उसकी जो यहाँ पर ये लाइन होती है, जैसे आपको ये घनाभ के शेप का दिख रहा होगा, तो यहाँ पर क्यूबॉइड के शेप का दिख रहा है, तो इसका ये कोर है, ये कोर है, ये सारी क्या है, इसकी कोरें हैं बड़ी बड़ी। ये नहीं, ये शीर्ष होता है, ये जो कि एकदम एक बिंदी पे होता है, ये शीर्ष होता है। कोर यहाँ से यहाँ तक की पूरी होती है, ठीक है, तो ये कोर होता है। तो उसी तरीके से इसमें कितनी कोर है अगर हमको निकालना है, पार्श्व कोर, कितनी कोर, पार्श्व कोर। तो अगर आप पार्श्व कोर की बात करेंगे, जो फलक की संख्या होती है वही पार्श्व की कोर की संख्या होती है। जैसे कि अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको कितने कोर दिख रहे हैं, एक कोर ये, एक कोर ये, और एक कोर वो पीछे वाला, 3 कोर दिख रहे हैं, और 3 इसमें फलक भी है, तो 3 कोर है। अच्छा, यहाँ पर आइए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितने इसमें फलक थे, इसमें 4 फलक थे, ठीक है, 4 फलक थे। तो जब 4 फलक है तो 4 कोरे भी होनी चाहिए, ठीक है, एक कोर ये, एक कोर ये, एक कोर ये, और एक कोर इधर वाली पीछे वाली, 4 कोर हो गए। इसमें देखेंगे तो 5 कोर आपको दिखेगी, ठीक है, पार्श्व कोर। अब अगर आप बात करेंगे टोटल कितनी कोर है, टोटल कितनी कोरें हैं, तो टोटल कोर के लिए फॉर्मूला आपका बनता है 3 इंटू एन। अब एन की संख्या जो भी होगी, एन यानी कि पार्श्व फलकों की संख्या। तो अगर आप इसमें निकालना चाहते हो तो इसमें कितने पार्श्व फलक है, 3 है, तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 3 9, तो यानी कि टोटल इसमें 9 कोरे हैं। आइए काउंट करते हैं। तो देखिए, एक कोर ये हो गई, एक कोर ये हो गई, एक कोर ये हो गई, ये 3 तो हो गई, ये तो हमने काउंट किया था। अब इसके अलावा और होंगी, एक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये, ठीक है, 4 हो गई, एक ये 5, एक ये 6, एक ये 7, एक 8, और एक ये 9, तो 9 कोरे टोटल हो गई। अगर उसी तरीके से आप यहाँ पर बात करेंगे तो इसमें कितने पार्श्व फलक है, कितने पार्श्व फलक है, n है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि 4 है। तो अब अगर आप देखेंगे कुल कोर कितने होंगे, तो 4 गुणित 3 यानी कि 12, 4 3 12। तो अब आप इसमें काउंट कीजिए, क्या 12 को, इसमें 12 कोरे हैं, तो एक कोर ये, एक कोर ये 2, एक कोर ये 3, एक कोर ये 4, और एक 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कोरे दिख रही हैं। उसी तरीके से अगर हम आपसे पूछें कि बताइए इसमें कितनी कोरे होंगी, जबकि इसमें फलक कितने हैं, n की संख्या कितनी है, 5 है, तो इसमें कोर कितने होंगे, 3n होगा कि नहीं होगा, तो 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें 15 होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, एक क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि एक षटभुज है, क्या है, एक षटभुज है। और आपको यहाँ पर बता दें, जितनी भुजाएं होती हैं, जैसे कि उसके आधार में जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही फलक बनते हैं। जैसे इसके आधार में आप देख पा रहे हैं ट्रायंगल है, यानी कि 3 भुजाएं हैं, त्रिभुज है, तो इसमें 3 फलक भी आ रहे हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं इसके आधार में कितनी भुजाएं हैं, आधार यानी कि ये बेस जिसपे ये खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बेस पे आप देख पा रहे हैं 4 भुजाएं हैं, तो फलक भी 4 बनेंगे। तो अगर हम कह रहे हैं षटभुज है, 6 भुजाएं हैं, तो फलक की संख्या भी क्या हो जाएगी, फलक भी आपका 6 हो जाएगा। तो जब फलक 6 हो जाएगा तो आप ये बताइए कि इसमें कितनी कोर होंगी, आप हमको ये बताएंगे, बहुत आसान तरीका है, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देंगे, आ जाएगा। चलिए, तो आप समझ पाए कि इसको कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है, फलक और कोर, इन सारी चीजों के बारे में समझ पाए, प्रिज्म के बारे में। अब यहाँ पर बात ये आती है कि एक होता है राइट प्रिज्म और एक होता है नॉर्मल प्रिज्म, ठीक है, एक होता है राइट प्रिज्म और एक होता है नॉर्मल प्रिज्म। राइट प्रिज्म और नॉर्मल प्रिज्म में क्या अंतर होता है, समझिए। इसी डायग्राम को हम फिर से बनाते हैं और आपको समझाते हैं, 2 तरीके से इसको हम बनाते हैं, ठीक है, दो तरीके से इसको हम बनाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक। चलिए एक बार कोशिश करते हैं आपको और अच्छे समझाने की इसकी, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो कि ये प्रिज्म और राइट प्रिज्म का क्या फंडा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप फिर से इसको देख पा रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक 3D फॉर्म है जो इस पर रखा हुआ है और इधर पूरा ऐसे खड़ा हुआ है वही शेप का, ठीक है। तो अब देखिए, ये आप देख पा रहे हैं नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। चलिए यही डायग्राम हम फिर से बनाते हैं। आप कहेंगे सर बार बार क्यों बना रहे हैं, तो उसका मतलब है, ठीक है, समझिएगा। एक सेकेंड, थोड़ा समय दीजिए इसको अच्छे से बनाने के लिए। अच्छा, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें आप क्या देख पा रहे हो और इसमें क्या देख पा रहे हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो एक भुजा है, जैसे कि ये जो भुजा है,
इसके राइट एंगल पे है, और जैसे ये वाली भुजा है तो वो भी उसके राइट एंगल पे ही है, उधर वाली, समझ पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ये इसके राइट एंगल पे है तो वो वाली भुजा जो होगी उसके राइट एंगल पे ही होगी। कहने का मतलब सारी की, जैसे यहाँ पर तीन भुजाएं मिली तो तीनों एक दूसरे के राइट एंगल पे है, ठीक है। वो मुड़ी हुई है किसी तरफ अलग बात है, लेकिन है वो राइट एंगल पे ही। राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री पे, ठीक है, 90 डिग्री पे है। समझ पा रहे हैं। कहीं भी जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ये इसके 90 डिग्री है तो इधर वाली भी इसके 90 डिग्री ही है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल बन रहा है, यानी कि 90 बन रहा है। तो इस तरीके के जो शेप होते हैं उसको हम लोग कहते हैं राइट प्रिज्म। क्या कहते हैं? राइट प्रिज्म कहते हैं। तो जब भी आपको राइट प्रिज्म का नाम लेगा तो आप समझ जाएंगे कि वहां पर किसी भी तरीके का कोई अलग प्रिज्म नहीं है, वही है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। बस यहाँ पर आप ये जो आपको दिखता है ये भी एक तरीके का प्रिज्म है, लेकिन यहाँ पर एंगल्स जो है वो चेंज होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जो है हमको नहीं पढ़ना होता है, इसमें कई तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब वो अलग अलग प्रॉब्लम, मतलब ऐसा समस्या नहीं, प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन, ठीक है, वो होती हैं। तो हमको जो है हमारे सिलेबस में जो है हमको इसके बारे में समझना है, इसी के ऑपरेशन और क्वेश्चन के बारे में क्लियर करना है, ठीक है। तो चलिए फिर इसको राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर मान लीजिए, राइट एंगल मतलब राइट प्रिज्म, ठीक है। तो राइट प्रिज्म समझ गए और प्रिज्म समझ गए, कोर समझ गए, फलक समझ गए। अब हम लोग समझते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के, ठीक है, फॉर्मूले के बारे में। तो यहाँ पर इसका सबसे पहला फॉर्मूला है वी। वी क्या होता है? वी इज कॉल्ड वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो आयतन इसका हम लोग कैसे निकालते हैं? तो आयतन के बारे में हमने आपको बताया था कल की ही क्लास में कि आयतन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी शेप हो, अभी प्रिज्म छोड़ दीजिए, कोई भी शेप हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये बॉक्स है, तो इस बॉक्स, ये देखिए इधर खाली भी है, ठीक है। तो इस बॉक्स में कितना कोई चीज आ सकती है, ठीक है। अगर इसमें हम पानी भरने लगेंगे, मान लीजिए कि ये स्टील का है, अभी तो कागज का है तो पिघल जाएगा, पिघल मतलब वो गल जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें क्या करिए, पानी भरिए, ठीक है। तो ये कितना पानी आ जाएगा, या फिर जैसे अभी इसमें कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ हवा तो है ही, तो हवा ये कितनी ऑक्यूपाई कर रही है, कितना यहाँ पर भर रही है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसका आयतन कहते हैं, इसका वॉल्यूम कहते हैं। बात क्लियर है। तो उसी तरीके से जैसे कि ये प्रिज्म बना हुआ है, इस तरीके से प्रिज्म है, तो अगर हम इसका ऊपर वाला ढक्कन खोल दें और इसमें कोई चीज डालें तो ये कुछ ना कुछ इसका आयतन होगा कि नहीं होगा। तो वही आयतन हम कैसे निकालते हैं भाई, इस तरीके का प्रिज्म है तो उसका कुछ और आयतन होगा। अगर मान लीजिए कि नीचे 4 भुजा है, तो जैसे कि अभी यहाँ पर हमने बनाया था, उसका कुछ और आयतन होगा। 5 भुजाएं हैं तो उसका कुछ और आयतन होगा। 6 भुजाएं हैं तो उसका कुछ और आयतन होगा। तो उसी तरीके से आयतन हम कैसे निकालते हैं। तो आप एक चीज समझिए, आज एक चीज आप नोट डाउन करके रखिए। क्या करके रखिए? नोट करके रखिए कि जब भी आपको राइट प्रिज्म, राइट का मतलब आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि राइट कहने का मतलब है कि जैसे जो भी हमारा बेस है, जो भी हमारा बेस है, हमने कहा ना जो भी हमारा बेस है, वहां से एंगल कितने बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है, 90 का बन रहा है। तो जब भी इस तरीके का आपको शेप देखने को मिले, आप समझ जाइए कि वहां पर राइट की बात हो रही है। और एक चीज हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जब भी इस तरीके से आपको शेप दिखे कि यहाँ पर इसका जो बेस है, बेस पे एकदम 90 डिग्री पर उसकी जो भुजाएं हैं वो खड़ी हुई हैं, तो इसका आयतन निकालने का जो एकदम कॉमन फॉर्मूला है, जो हर एक चीज के लिए लगेगा, वो प्रिज्म के लिए भी लगेगा, वो बेलन के लिए भी लगेगा, यानी कि सिलेंडर के लिए भी लगेगा, वो खोखले बेलन के लिए भी लगेगा, वो शंकु के लिए भी लगेगा, यानी कि वहां पर कोन उसको बोलते हैं इंग्लिश में, कोन के लिए भी लगेगा। और वही चीज आपके क्यूबाइड और क्यूब के बारे में भी लगेगी, यानी कि एक ऐसा फॉर्मूला जो हर एक चीज के लिए लग सकता है, उसको आपको समझा रहे हैं, उसको ध्यान से समझिए। तो जैसे कि आपसे हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्या है, एक यहाँ पर ये क्या है आपका, ये आपका एक क्यूबॉइड है। क्या है ये? एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड मतलब घनाभ है, ठीक है, घनाभ है। तो अगर हम पूछे कि इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर ये L होगा, ये B होगा, ये H होगा, तो आप झटपट बता देंगे कि इसके आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणते ऊंचाई गुणते चौड़ाई, ठीक है, मतलब लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये आप झटपट बता देंगे। लेकिन ये कहाँ से आया, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आपको समझना चाहिए। तो देखिए, जब भी हमने कहा कि इसका जो
जैसे ये बेस है, ये नीचे का बेस है और जो इस पे हाइट है वो 90 डिग्री पे हो, जब भी, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका ये बेस है वो किसी भी शेप का हो सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, किसी भी शेप का हो सकता है और इसका जो ये एंगल हो वो कितने का हो, 90 डिग्री का हो, ठीक है, 90 डिग्री का हो, तो आप उसमें इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं जो अब हम बताने जा रहे हैं। क्या है कॉन्सेप्ट? इसका आयतन निकालने का, हमेशा वॉल्यूम निकालने का आयतन होगा एरिया इनटू हाइट। क्या होगा? एरिया इनटू हाइट, और आप वहीं लगाइएगा जहां पर 90 डिग्री है, ठीक है, यानी कि सीधा है, टेढ़ा पे मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम हमेशा एरिया इनटू हाइट आता है। अब ये किस चीज का एरिया? तो एरिया ऑफ बेस का एरिया इनटू हाइट, बेस का एरिया इनटू हाइट, ठीक है। किसका एरिया? बेस का एरिया। जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं इसका एरिया क्या होता है, अगर आप केवल इसकी बात करेंगे तो ये एक ऐसा शेप है, ये एक आपको दिखेगा एक रेक्टेंगल शेप, भाई इसमें ना ऊंचाई है ना कुछ है, केवल अगर आप इस फलक को देखेंगे तभी इस वाले फेस को देखेंगे तो आपको केवल ये रेक्टेंगल शेप का दिखेगा, क्योंकि जो आपका क्यूबॉइड होता है 6 रेक्टेंगल से मिलकर के बना होता है, एक रेक्टेंगल इधर, एक ऊपर, एक इधर और एक उस साइड और एक सामने की तरफ, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आप एक ले लेंगे तो ये आपका एक रेक्टेंगल हुआ। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं भाई? बेस का एरिया हम कैसे निकालते हैं? हम निकालेंगे b इंटू एल, लंबाई गुणते चौड़ाई, ठीक है, या फिर l इंटू बी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो लंबाई गुणते चौड़ाई से हमने इसका एरिया निकाल लिया। हमने कहा एरिया तो निकाल लिया, लेकिन हमको वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए हम एरिया में से, एरिया किसका? बेस का एरिया, उसमें से हाइट का मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? वो वॉल्यूम में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हाइट इसकी कितनी है? h है, तो यहां से हम चेंज कर दिए। बात समझ पा रहे हैं? यही हाइट अगर हम काट दिए, ठीक है, और काट के छोटी कर दिए, इतनी बड़ी कर दिए, इतनी, ठीक, इस तरीके से कर दिए, इस तरीके से कर दिए, ठीक है, हाइट यहाँ पर h/2 हो गई, तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा? यहाँ से मतलब वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? h/2 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से आप क्या कीजिए, वॉल्यूम निकालने के लिए पहले एरिया निकाल लीजिए बेस का, उसके बाद हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आपको यहाँ पर फिक्स रहना चाहिए कि जो एरिया यहाँ पर बेस है उस पर जो हाइट है वो 90 डिग्री पे है कि नहीं है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर है, वही चीज यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर पहले से आपको बता दिया गया है कि ये कैसा एक त्रिभुज, कैसा ये पिरामिड है, सॉरी कैसा ये प्रिज्म है। तो ये प्रिज्म आपका राइट प्रिज्म है, यानी कि यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा ही होगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इसका हमको फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं, नीचे ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, फिर क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से हम लोग निकालेंगे। तो जो भी यहाँ पर डायमेंशन दी रहेगी इस ट्रायंगल की, उसका एरिया निकालेंगे, और जो भी इसकी हाइट दी रहेगी उस हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमको वॉल्यूम जो है वो मिल जाएगा। बात इतनी समझ में आ गई कि नहीं? चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसे ही टैकल कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं LS की। LS क्या है? LS क्या है? L को हम लोग कहते हैं लेटरल और S को हम लोग कहते हैं सरफेस। तो लेटरल सरफेस यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आप कह सकते हैं, या फिर इसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ही कहिए, क्योंकि हिंदी में वही लिखा रहता है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग LS कह रहे हैं, लेटरल सरफेस कह रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर WS को हम लोग होल सरफेस कह रहे हैं, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसको हम कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिए। चलिए, तो अब ये कैसे निकालते हैं भाई? अब ये तो हो गया भाई, चलिए निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला समझिए कहाँ से आया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप फॉर्मूला क्यों डिफाइन कर रहे हैं, कहाँ से आया कहाँ नहीं है, ये तो हम याद कर सकते हैं। लेकिन आप याद कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले के ही अंदर छिपा होता है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। तो फॉर्मूले को अगर आप अच्छे से समझेंगे, उसका डेरिवेशन समझेंगे कि आखिर में आया कहाँ से, तो फिर आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, आसान तरीके से समझ पाएंगे
क्योंकि वहां पर आपका उसका कॉन्सेप्ट बनता है कि अच्छा अच्छा ये यहाँ से आया है तो हम ऐसे ऐसे करके अपना आंसर ला सकते हैं। बात क्लियर है? चलिए, तो अब यहाँ पर एलएस की बात करते हैं। एलएस में लिखा हुआ कि जो हमारा लेटरल सरफेस होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो होता है P इंटू एच। P होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है परिमाप। क्या होता है? परिमाप। परिमाप इंटू ऊंचाई। ठीक है, परिमाप इंटू ऊंचाई। तो परिमाप हम लोग कैसे निकालते हैं? परिमाप, अब परिमाप और ऊंचाई का मल्टीप्लाई करने से लेटरल सरफेस क्या कैसे आ जाता है। और लेटरल सरफेस क्या है, हमने बताया कि जो आप जैसे आपका घर है तो आपकी ये वाली दीवार, ये वाली दीवार, ये और पीछे की दीवार, इन चारों का आप सरफेस निकाल लीजिए, ये आपका लेटरल सरफेस होगा। और अगर आपको होल सरफेस निकालना है तो आप ऊपर का भी और नीचे का भी उसमें ऐड कर दीजिए, आपका होल सरफेस आ जाएगा। तो लेटरल निकालने के लिए हम लोग परिमाप और उसका मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर दिखेगा, जैसे मान लीजिए कि ये आप देख पा रहे हैं, इसका जो लेटरल सरफेस आएगा वो कौन कौन सा आएगा? इधर की जो सरफेस है ये देखिए, एक इधर वाली सरफेस दी है और एक इधर वाली, और एक ये सामने वाली सरफेस। ठीक है, तो इसका निकालने के लिए हमको लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो इसमें सबकी और सभी के सभी आपको कैसे दिख रहे हैं? सभी के सभी आपको ये दिख रहे हैं, आपको आयत के शेप के दिख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो रेक्टेंगल का शेप का दिख रहा है। देखिए ये रेक्टेंगल शेप नहीं दिख रहा है। तो अगर आप इस तरफ से जा करके यहाँ से जब देखेंगे, अगर इधर से आप देखेंगे आंख लगा करके, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए कि इधर देखने की कोशिश करेंगे तो उधर से भी आपको वो चीज़ वैसे ही दिखेगी रेक्टेंगल शेप का। ठीक है, तब इधर वाला तिरछा दिखेगा। और उसी तरीके से अगर आप इस तरफ से देखने की कोशिश करेंगे, इस तरफ से देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको इधर वाला जो है किस तरीके से दिखेगा? रेक्टेंगल शेप का दिखेगा। तो कहने का मतलब तीनों जो है इसमें लगे हुए हैं, तीनों के तीनों रेक्टेंगल शेप के हैं। ठीक है, तीनों के तीनों रेक्टेंगल शेप के हैं। ठीक है, अगर चार हैं तो चारों होते हैं। तो कहने का मतलब है सबकी लंबाई तो बराबर है, क्योंकि ये वाली बराबर, ये और ये तीनों बराबर है, बस चौड़ाई में अंतर है। चौड़ाई क्या है? इतना, इतना और इतना। ठीक है, तो चौड़ाई ही क्या करेंगे, यानी कि ये और ये और ये, यही तो पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर का मल्टीप्लाई जब हम हाइट के साथ करते हैं तो फिर हमारा वहां पर क्या आता है? लेटरल सरफेस आता है। इस चीज को अभी जब हम क्वेश्चन लेंगे तो और अच्छे से क्लियर करके समझा देंगे कि इसका फॉर्मूला आखिर में आता कहाँ से है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये जो h है वो कॉमन हो जाता है और पेरीमीटर सबका ऐड हो जाता है। इस तरीके से काम होता है। ठीक, जैसे कि अगर आपको समझाना चाहें तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि ये मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का मान लीजिए कि ये वाली साइड A है, ये वाली साइड B है, ये वाली C है। ठीक है, तो अगर आप, और ये जो इसकी हाइट है वो h है। ठीक है, इसकी हाइट क्या है? h है। तो अगर अब इसका हम लेटरल निकालना चाहें तो इधर वाले का सरफेस निकाल लिया, उधर वाले का निकाल लिया पूरा, और इधर वाले का निकाल लिया, तीनों का निकालेंगे तो कैसे बनेगा भाई? अगर हम सामने वाले का निकालना चाहेंगे तो इसका एक आयत के शेप का है, तो इसका ये चौड़ाई हो गई और इसकी ये ऊंचाई हो गई। तो चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होगी? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो C और H इसका क्या आएगा? क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, प्लस किया उधर वाली में जो इधर की तरफ ऐसे लगी हुई है, तो इसकी चौड़ाई कितनी है? B, और ऊंचाई कितनी है? यहाँ पर h है, मतलब कि लंबाई कितनी है? h है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? BH आ जाएगा। उसी तरीके से अगर इधर वाले के निकालेंगे तो इसकी आप चौड़ाई देख पा रहे हैं कितनी है? A है। केवल इस चीज को देखिए, इस चीज को। ठीक है, तो ये A है और इसका ये कितना है, उसको अगर आप लंबाई मानेंगे इसको, तो ये h है, तो ये आ जाएगा AH। ठीक है, तो अब इन सब में आपको क्या दिख रहा है? इन सब में h कॉमन दिख रहा है, तो h को अगर आप कॉमन कर लेंगे तो अंदर A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और A प्लस बी प्लस सी ही तो पेरीमीटर है ना, इसी को तो हम लोग P कहते हैं। तो यहाँ से टोटल जो इसका फॉर्मूला बनेगा P इंटू एच बनता है। क्लियर है? ठीक है, अब इस चीज को समझिए। जो बच्चे इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं ना, फिर उनको लिए प्रॉब्लम होगी। अगर इस चीज को स्किप कर रहे हैं तो क्वेश्चन आप रट करके काम नहीं कर सकते भाई। हम आपको 20 क्वेश्चन लगाएंगे, 50 क्वेश्चन लगवा देंगे, लेकिन 50 क्वेश्चन में से दूसरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे बन के आएगा तो क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे बताइए? आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप कैसे लगा पाएंगे क्वेश्चंस को? तो आप इस चीज को ध्यान से समझिए। ठीक है, बल्कि क्वेश्चन अपने से सॉल्व कीजिए। चलिए, तो ये चीजें बल्कि आपको नहीं मिलती है भाई। बुक में आपको क्वेश्चन मिल जाता होगा, हर चीज, हर फॉर्मूला मिल जाएगा, लेकिन ये चीज नहीं मिलेगी बुक में। ठीक, तो इस चीज का इंपॉर्टेंस है, तो उसको समझिए। चलिए, तो यहाँ पर आप समझ गए, ये चीज आ गई। अब ये कैसे आता है? देखिए, यहाँ पर हमने बताया कि होल जो सरफेस होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, आप चारों का निकाल लीजिए, दो का और ऊपर का और नीचे का निकाल करके जोड़ दीजिए। तो
ऊपर और नीचे का निकालने का मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, और ये दोनों एरिया बराबर होंगे, तो ये इस दोनों एरिया को तो हमने ए माना था, ठीक है, तो इन दोनों को 2a और ऐड कर देंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो इसका भी एरिया और इसका एरिया निकाल के जोड़ देंगे तो हमको जो है होल सरफेस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका मिल जाएगा किसी भी प्रिज्म का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बेलन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इनको भी समझा दे फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ। हाँ चलिए पहले एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, क्योंकि फॉर्मूला वगैरह है तो ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं बेलन के बारे में। तो बेलन में हमने आपको बताया क्या होता है, बेलन कैसा होता है, जैसे कि प्रिज्म होता है सेम उसी तरीके से बेलन भी होता है, इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है, अंतर कुछ भी नहीं होता, अंतर बस इतना होता है कि जो इधर ट्रायंगल शेप रहता है, रेक्टेंगल शेप रहता है, पेंटागोनल रहता है, हेक्सागोनल रहता है, ऑक्टागोनल रहता है, पता नहीं क्या क्या यहाँ पर नीचे शेप बन सकता है, ठीक है भाई, वहाँ पर क्या हो सकता है, ट्रायंगल आ सकता है, ठीक है, और स्क्वायर आ सकता है, रेक्टेंगल आ सकता है, पेंटागोनल आ सकता है, और हेक्सागोनल आ सकता है, ठीक है, ऑक्टागोनल आ सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर केवल नीचे जो इसका बेस है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए, बस एक के साथ ये लॉयल है, लेकिन ये जो है बार बार चेंज करता रहता है अपना बेस, ठीक है, अपना बेस जो है वो चेंज करता रहता है। तो यहाँ पर ये क्या है, इसका बेस केवल कैसा रहेगा, इसका बेस केवल सर्कल रहेगा, और जब बेस यहाँ का सर्कल रहेगा तो ये भी सर्कल रहेगा। और क्योंकि अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसके साथ 90 डिग्री पे होता है, ठीक है, जो इसका बेस है, अगर आप किसी भी बेलन को उठा करके देखेंगे, जैसे आप इसको देखेंगे ध्यान से, तो अगर आप इसको कभी खड़ा करेंगे तो ये जो जमीन है, ठीक है, ये जो जमीन है इससे ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाता है। तो इसका भी आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे, अब आप ये तो समझ गए कि 90 डिग्री एंगल बनाता है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इसका बेस है और ये इधर देखें 90 डिग्री पे बना रहा है, इसी वजह से हम इसको स्केल वगैरह से अच्छे से बनाते हैं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसका भी जो वॉल्यूम है वो क्या आएगा, इसका भी वॉल्यूम आएगा एरिया इंटू हाइट। तो एरिया क्या होगा भाई, सर्कल का एरिया आपको पता है कि नहीं पता है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो टोटल फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच आ गया। तो अब आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं कि एरिया और हाइट का मल्टीप्लाई करने पे वॉल्यूम निकल जाता है, तो ठीक, तो आपको एक सर्कल का एरिया तो याद ही होगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर और इंटू एच कर दीजिए, आप आ गया, ठीक है। चलिए उसी तरीके से अगर इसके CS की बात करेंगे तो ये CS क्या है, कर्व सरफेस होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको हम लोग कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं इसका जो टोटल एरिया होता है। देखिए ये भाई अगर आप देखेंगे किसी भी इसको, तो जैसे कि ये हमारा पास ये इंक का स्याही है, डब्बा है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक कर्व सरफेस होता है, मतलब ये जो इसका बगल का पार्ट होता है वो कैसा होता है, कर्व होता है। अगर आप इसके अंदर मान लीजिए घुस जाइए तो आपको ऐसे सारा कर्व में दिखेगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर है कि इसको आप CS कह दीजिए या फिर LS कह दीजिए, क्योंकि वो वही चीज है, अगल बगल की वाली जो होती है वही हमारा LS होता है, यानी कि पार्श्व पृष्ठीय होता है। तो पार्श्व पृष्ठीय यहाँ पर पार्श्व ना होकर के वक्र हो जाता है, बस नाम चेंज हो जाता है, तो अब वक्र को ही यहाँ पर कह सकते हैं। तो उसका सेम फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, इसका सेम फॉर्मूला बनेगा कि इसका पेरीमीटर और उसकी हाइट, इसका पेरीमीटर और उसकी हाइट, बात समझ पा रहे हैं। अब इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पाई 2 पाई आर, ठीक है, क्या होता है 2 पाई आर। भाई अगर आप कोई सर्कल बनाते हैं तो इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, और आपको निकालना क्या है 2 पाई आर, तो ये इसका एरिया हो गया, मतलब पेरीमीटर हो गया, और पेरीमीटर में हाइट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका पूरा आ जाएगा, तो हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई आर एच हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ से फॉर्मूला याद रखिए 2 पाई आर एच। इसके बाद बात करते हैं WS यानी कि होल का, तो आप उसमें 2 पाई आर एच और यहाँ पर ये इसका एरिया, ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया, भाई दोनों तरफ से बंद भी करेंगे ना तब तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। हमने अच्छा हमारे पास है भी, तो देखिए इस तरीके से ये हमारे पास एक सीट है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कर्व सरफेस है, तो इसका टोटल निकालने के लिए हमारे पास ये है 2 पाई आर एच, इसका रेडियस निकाल करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन जब इसका होल निकालेंगे तो हमको ये वाला एरिया, इधर वाला एरिया
ठीक है, और इधर वाला एरिया दोनों का निकाल करके उसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों को निकाल करके यहाँ पर ऐड किया 2a, यानी कि एरिया का 2 वर्ग गुणा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे रख करके तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। चलिए उसी तरीके से यहाँ पर बात करते हैं हॉलो सिलेंडर की। अब ये हॉलो सिलेंडर क्या होता है भाई, हॉलो सिलेंडर क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा हॉलो सिलेंडर के बारे में, है ना। तो हॉलो सिलेंडर के बारे में हम लोग क्या समझेंगे कि हॉलो सिलेंडर कुछ इस तरीके से बना होता है। ओ माय गॉड, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर सिलेंडर बनता है। ऊपर देखिए अच्छा बन गया, नीचे गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं, अच्छा बनाते हैं। डिंग 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 डिंग, चलिए ये बन गया है ना, कैसा लग रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए इस तरीके से बन गया, मान लीजिए इसे खड़ा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, हॉलो सिलेंडर क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पर खोखला होता है। बात समझ पा रहे हैं, ये हॉलो सिलेंडर होता है। आप देख पा रहे हैं, अगर इसको थोड़ा सा ग्लास के जैसा समझेंगे, मतलब शीशे के जैसा समझेंगे, तो आपको यहाँ पर देख करके ये चीज समझ में आएगी। मतलब इसको और थोड़ा हम इस तरीके से बना दें, अगर ध्यान से समझिएगा, थोड़ा और रियलिस्टिक बनाते हैं तो आप देख करके आप समझ पाएंगे। अगर ऐसे मान लीजिए बाहर से तो आपको खोखला नहीं दिखेगा, बाहर से तो आपको ऐसा ही दिखेगा केवल, ठीक, बाहर से तो आपको केवल ऐसा ही दिखेगा, ठीक, तो बाहर से तो आपको ऐसा ही दिखेगा। तो ये चीज जो आपको दिख पा रही है इतनी समय, ये क्या है, हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, तो हॉलो सिलेंडर जो बनता है इस तरीके से बनता है। ये तो डॉटेड लाइन में आनी चाहिए वैसे, बट चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हॉलो सिलेंडर होता है। तो जब हम हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं तो इसमें 2 रेडियस आ जाती है। हाइट तो सेम रहती है भाई, जो ये सिलेंडर है छोटा वाला अंदर वाला, उसका भी हाइट h ही होगा और इसका भी हाइट h ही होगा, भाई दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके में 2 रेडियस आ जाती हैं। देखिए अगर आप यहाँ सेंटर से रेडियस को मापते हैं तो यहाँ से अगर यहाँ तक का आप देखेंगे तो एक रेडियस आपको दिखेगी, और अगर आप यहाँ से यहाँ तक इधर देखेंगे, भाई चाहे आप इधर देख लीजिए, इधर किधर भी देख सकते हैं, रेडियस तो चारों तरफ बराबर होती है। तो यहाँ से अगर आप पॉइंट कर रहे थे तो इधर वाली जो रेडियस ये बन रही थी, ठीक है, ये आपकी एक रेडियस आ जाएगी जिसको हम लोग R1 कह रहे हैं, और एक ये छोटी वाली रेडियस आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक वाली, जिसको हम लोग R2 कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसको, इसको हम लोग R2 कह रहे हैं। बात क्लियर है, ठीक है। तो एक रेडियस यहाँ तक आ जाती है और एक रेडियस पूरी बड़ी वाली आ जाती है। ठीक, अब आप ये चीज यहाँ से भी समझ सकते हैं कि एक रेडियस यहाँ से यहाँ तक आती है जिसको हम लोग R1 कहते हैं, और एक रेडियस यहाँ से यहाँ तक छोटी सी आती है, इसको हम लोग R2 कहते हैं। ठीक है, तो 2 रेडियस जो है यहाँ पर बन जाती है। ठीक, यहाँ पर तो ये सिलेंडर है तो एक ही रेडियस रहेगी, यहाँ पर R इधर भी R रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक रेडियस है तो चाहे आप R कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 रेडियस आपको बनानी पड़ेगी। तो एक को R1 कहेंगे और दूसरी को R2 कहेंगे। और ध्यान रखिए जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है, R1 बड़ी वाली को बताया गया है और R2 छोटे वाली को बताया गया है। ठीक है, इसी डायग्राम के हिसाब से यहाँ पर फॉर्मूला बताया गया है। तो यहाँ पर हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला बताया गया है। ठीक है, तो अब आप हमको बताइए कि हॉलो सिलेंडर जो होता है, इससे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो हॉलो सिलेंडर का हम लोग एरिया वगैरह कैसे निकालते हैं, मतलब कि इसका जो है वॉल्यूम वगैरह कैसे निकालेंगे। अगर आपने थोड़ा बहुत सीखा है तो आप समझेंगे। अब हम आपको बताने चल रहे हैं, इसको समझिएगा। जो भी ऊपर हमने बताया बस उसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर इसका वॉल्यूम जब हमको निकालना होता है तो हमने कहा कि वॉल्यूम का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू एच, मतलब एरिया इंटू हाइट। तो इसका अगर एरिया की बात करेंगे तो इसका एरिया जो अभी तक टोटल यहाँ तक था वो तो इतना गायब हो चुका है, इतना तो कट करके छेद हो चुका है पूरा यहाँ से वहां तक। तो इधर भी कम हो गया है, मतलब एक ही तरफ का एरिया लेते हैं। खैर, तो एरिया यहाँ पर कम हो चुका है, तो यहाँ पर एरिया कम हो गया है तो वॉल्यूम भी तो कम हो जाएगा। अरे भाई साहब, पूरा इतना मोटा सा लकड़ी मान लीजिए था, ये लकड़ी है, और 20 से छेद करके निकाल दिया गया, तो आपका जगह उसमें कम नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एरिया निकालेंगे वो अब केवल इतने का निकालेंगे। कितने का, इतने का, मतलब इतने का। ध्यान से देखिए, जो हैचिंग कर रहे हैं बस उतने एरिया का निकालेंगे, इतने का। बीच में वो खाली है भाई, जगह ही नहीं है वहां पे। ठीक है, तो ये चीज यहां से आपको एरिया निकालना है। तो चाहे ये एरिया निकालिए चाहे ये नीचे वाला निकालिए, दोनों सेम है, दोनों आपका
सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है, ठीक है, दोनों एरिया सेम है। तो यहाँ से हम एरिया कैसे निकालेंगे, आप समझिएगा, हाइट तो आपकी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, बड़ी वाली अगर रेडियस को लेंगे तो क्या होगा, पाई आर मतलब पाई R1 स्क्वायर, देखिए पाई R1 स्क्वायर, ठीक है, आ गया, ठीक है, बहुत सही। अब जो छोटा वाला एरिया उसको घटाएंगे, ठीक, छोटा वाला एरिया जो है उसको घटाएंगे तो क्या करेंगे, वो आएगा पाई R2 का स्क्वायर, और बाहर में h जो है वो तो रहेगा ही, ये हमने a की जगह इतना लिखा, ठीक है। तो अब इसमें से हमको पाई कॉमन दिख रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ से क्या दिख रहा है हमको, पाई जो है कॉमन दिख रहा है, तो पाई हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, और h जो है वो उधर ही रह गया, तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, पाई और R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू h, ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो हमने समझाया गंदे तरीके से, थोड़ा वहाँ पर गंदा हो गया है, यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, ये साफ सुथरा लिखा हुआ है। उसी तरीके से इसका जो है ये कर्व सरफेस का फॉर्मूला आ सकता है, क्योंकि कर्व सरफेस में क्या होगा, फिर देखिए कर्व सरफेस को भी समझ लीजिए, कर्व सरफेस में क्या होगा, या फिर लेटरल सरफेस जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें होगा कि यहाँ पर ये जो सरफेस है वो तो था ही, और अंदर कट गया तो और सरफेस बन गया, तो सरफेस अब बढ़ जाएगा, आयतन तो घटता है लेकिन सरफेस जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो एक बार बाहर वाले का निकालेंगे और एक बार अंदर वाले का निकाल करके दोनों जोड़ देंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, यानी कि 2 पाई इसमें कॉमन आ जाएगा और h भी कॉमन आ जाएगा, और केवल r और r चेंज है तो वही अपना अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले में कुछ नहीं करना होता, जैसे देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर था ना, तो हमने बताया कि वो कम हो रहा है, तो आप यहाँ पर माइनस कीजिए, ठीक है, आर स्क्वायर की जगह R1 माइनस R2 कर दीजिए, बाकी का देखिए पाई इधर लगा दीजिए, h उधर लगा दीजिए, सेम है। उसी तरीके से इस फॉर्मूले में 2 पाई रख दीजिए, r की जगह आप R1 प्लस R2 कर दीजिए, क्यों, क्योंकि वो बढ़ रहा है एरिया, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि भाई एक सरफेस यहाँ पर है और अंदर भी सरफेस बढ़ गया, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पर, उसी तरीके से यहाँ पर ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा, तो ये जो है डिपेंड करता है कंडीशन पे, कभी ये बढ़ सकता है कभी ये घट सकता है, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि देखिए इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो सबसे पहले भाई लेटरल वाला तो है ही, ऊपर वाला जो सरफेस है उसमें से भी कुछ कट रहा है, ठीक है, और इधर कुछ बढ़ रहा है, तो हो सकता है ज्यादा कटे और बढ़े कम तो घाटा होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर इसका ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला भी आपको उसी तरीके से जैसे हमने इसका सॉल्व करके बताया, सॉल्व करके आ जाएगा तो आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, या फिर हम सॉल्व करके दिखाएं भाई, है ना, और क्या कर सकते हैं, या फिर आप अपने खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस आपको सॉल्व करना नॉर्मल, तो सॉल्व करके ला सकते हैं। अरे भैया देखिए लिखा तो है, बस इसी पे आपको इसको रखना है और समझना है, ठीक है। चलिए, तो ये आई होप आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन अब आप समझेंगे तो और अच्छे से चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको, क्योंकि इरेज करेंगे अब, ठीक। चलिए हटा दिया जाए, इरेज कर दिया जाए, फिर क्वेश्चंस लगाते हैं ना। हाँ, देखिए इन सारी चीज़ों को समझाते हुए बताते हुए बहुत ही समय लगता है, और बहुत ही आपको ध्यान से समझना भी होता है। जितनी मेहनत हम लोग की होती है उतनी मेहनत आपकी भी यहाँ पर होनी चाहिए, तभी आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझिए और कीजिए, तभी आपको जो है बेनिफिट होगा। क्वेश्चंस तो आप लगाएंगे ही, क्वेश्चंस तो भाई आप छोटे लगाएंगे, बड़े लगाएंगे, हर तरीके के लगाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर पहले क्लियर कर लीजिए, ठीक है। भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई हम इधर ये सारी चीज़ें लेकर के बताते हैं तो कोई बिना मतलब का बताते होंगे, उसका कुछ काम नहीं होता होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और आज सभी लोग क्वेश्चन लगाएंगे साथ में, ठीक है। चलिए क्या है क्वेश्चन की, एक 44 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर के कागज को मोड़कर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है, बनाया जाए, लिखा हुआ बेलन बनाया जाए तो उस बेलन का
आयतन होगा, ये आपके पास में क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर और 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ पर फिर से बताना चाहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक कागज है, ठीक है, ये कागज का एक छोटा सा टुकड़ा है। कहा गया कि एक कागज है जो कि कितना है, 44 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का है। देखिए कागज इस तरीके से हम बना देते हैं, ठीक है, 10 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 44 सेंटीमीटर, इतना बड़ा कागज है, ठीक है, इतना बड़ा कागज है, ठीक है, इस तरीके से कुछ कागज है ना। तो इसको हमने क्या किया, ऐसे पकड़ा, ऐसे घुमाया और इसका जो टॉप मतलब इसका जो किनारा है इसके किनारे से मैच करा दिया। तो इसको जब हम मैच करा देंगे तो क्या यहाँ पर एक बेलन तैयार हो जाएगा। एक सेकंड, देखिए इस तरीके से एक बेलनाकार शेप बन जाएगा, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है, बन गया। आपको इसी का आयतन बताना है, तो आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन पर ही आइए कि हमको बताना क्या है, आयतन, यानी कि v बताना है। तो v का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के v का फॉर्मूला बताइएगा, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें कहा गया कि एक यहाँ पर ये कागज है, इसको मोड़ करके 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया गया, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का, यानी कि अगर हम बात करें एच की, ये तो आपको बताना है, अगर हम बात करें एच की तो वो 10 सेंटीमीटर है, कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो 10 तो मतलब एच तो आपको मिल गया, लेकिन आपको आर चाहिए, रेडियस कितनी होगी भाई, जब इसको हम घुमा करके बनाए होंगे तो कितनी रेडियस बनी होगी, ये आपको पता नहीं है, ठीक है, ये आपको पता नहीं है। तो अब देखिए पेज इस तरीके से था, इसको हम दो तरीके से बेलन बना सकते हैं। देखिए एक इस तरीके से हम बेलन बना सकते हैं, इस तरीके से हम बेलन बना सकते हैं, देखिए बन गया, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा ठीक है। हम इसको सीधा करके इस तरीके से भी बेलन बना सकते हैं। अब देखिए ये थोड़ा छोटा बेलन बन रहा है, देखिए एक सेकेंड, ये थोड़ा छोटा बेलन मतलब पतला बेलन बन रहा है, लेकिन लंबा उससे ज्यादा है, देखिए ये उससे ज्यादा लंबा है। यानी कि इस कागज को हम चाहे तो ऐसे एक बार रोल करके बेलन बना सकते हैं, या फिर हम चाहे तो इसको ऐसे रोल करके बेलन बना सकते हैं। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो इसको हम दो तरीके से बेलन बना सकते हैं। जब दो तरीके से बेलन यहाँ पर हम बना सकते हैं तो हम कैसे बनाए क्वेश्चन में, क्योंकि क्लियर तो किया नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चीज बताया है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी। तो 10 सेंटीमीटर ऊंचाई मतलब ये चीज सेम रहेगी और यही चीज घूम करके आएगी, तभी तो ऐसे बेलन बनेगा और 10 सेंटीमीटर का ही रहेगा। यानी कि ये वाला चीज ऐसे घूमेगा, यानी कि अगर हम ऐसे करते तो ऊंचाई तो ये वाली हो जाती फिर, ठीक। तो हम ऐसे ही घुमाएंगे तभी तो ये वाली ऊंचाई हमारी बनी रहेगी। बात क्लियर है। तो चलिए इसको ऐसे घुमाते हैं, तो ये चीज जो है कैसे बन जाएगी, ध्यान से देखिएगा, ये चीज कैसे बन जाएगी आपकी, ये चीज बन जाएगी इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा बनेगा, ये चीज आपकी इस तरीके से बन जाएगी। क्लियर है कि नहीं है, ये चीज जो है इस तरीके से बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, समझिएगा, इस तरीके से बन जाएगी। यहां पर हमने इसको क्या किया, ऐसे घुमाया है, मतलब इसको जो हम ऐसे रोल करेंगे, ठीक है, ऐसे रोल करके यहाँ पर चिपकाएंगे तो ये इस तरीके से शेप ले लेगा, बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये कितना था हमारा, ये था 44 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल लंबाई की बात करेंगे तो ये भी हमारा टोटल क्या होगा, 44 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, 44 सेंटीमीटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई, यही तो मुड़ा हुआ है टोटल। तो पेरीमीटर इसका कितना है, पेरीमीटर यानी कि पी, तो पी हमको मिल गया, सर्कल का पेरीमीटर हमको मिल गया 44 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हमको मिल गया, तो क्या हम यहाँ से आर निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, क्या होता है, 2 पाई आर होता है कि नहीं होता है। परिधि का क्षेत्रफल होता है कि नहीं होता है, ये इसकी परिधि बन गई ना। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका 44 और यहाँ से ये 2 और यहाँ से ये पाई और यहाँ से ये
पाई मतलब 22/7, 22/7, और यहाँ से ये r। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 44 को 44 डायरेक्ट काट सकते हैं, 7 को इधर जाएगा तो r बराबर 7 सेंटीमीटर आएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा जिसको समझ नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि छोटा कैलकुलेशन आपको समझना पड़ेगा। तो 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ गया। अब रेडियस पता चल गई, तो जब रेडियस हमको पता चल गई, त्रिज्या हमको पता चल गई, तो इसका आयतन कौन नहीं निकाल सकता है भाई, v पता चल चुका है, पाई यानी कि 22/7, और r हमको पता चला है 7 × 7, तो 7 से 7 कट गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, 15, 4 0, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। 1540 आपके ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर है? तो आपको आर निकालना पड़ेगा। अगर ये इस तरीके से घुमाया होता तो कुछ दूसरा आर होता, ठीक है। अब आप बताइए कि वॉल्यूम सेम होता कि नहीं होता, जब ऐसे घुमाता या फिर ऐसे घुमाता। चलिए आप उसको बताइएगा, वॉल्यूम सेम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। सॉल्व करके बताइएगा, सॉल्व करके देखिएगा कि वॉल्यूम सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो फिर आप उस पर बताइएगा क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए देखिएगा, कोशिश एक बार कीजिएगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक प्रिज्माकार पात्र में, प्रिज्म, फिर से प्रिज्म का क्वेश्चन आ गया कि एक प्रिज्माकार पात्र में कुछ ऊंचाई तक जल भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। इसका आधार यानी कि बेस, इसका आधार यानी कि बेस, ठीक है। इसका बेस 6 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है। इसमें 3 सेंटीमीटर भुजा का एक घन डाला जाता है, तो जल कितना ऊपर उठेगा, जल कितना ऊपर उठेगा, ये आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन है, ठीक है। ये आपके पास में ऑप्शन है, ठीक। चलिए तो यहां पर क्वेश्चन क्या है इसको समझिए। क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म है जिसका जो बेस है वो कैसा है, वो इस तरीके से है कि उसका बेस एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। और त्रिभुज में जो समबाहु त्रिभुज है उसकी एक भुजा कितने की है, 3 सेंटीमीटर की, तो सभी भुजा 3 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। तो ये त्रिभुज मतलब ये जो आपका पिरामिड बनेगा ये किस तरीके से, पिरामिड बार बार क्यों याद आ रहा है, पिरामिड मतलब यहाँ पर प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म जो बनेगा इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा, इस तरीके से आपको प्रिज्म देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये इसमें क्या है कि कुछ पानी भरा हुआ है, मतलब कुछ ऊपर तक, यहाँ तक मान लीजिए कि इसमें पानी भरा हुआ है ना भाई, यहाँ तक इसमें कुछ ऐसे पानी भरा होगा, जलमग्न होगा इधर पूरा नीचे तक, ठीक है। ये पूरा पानी भरा हुआ, पूरा इतना पानी भरा हुआ है, हमने भर दिया पानी ढेर सारा, देखिए, ठीक है। ये पानी भरा हुआ है, अच्छी बात है, गुड, ठीक है। इतना पानी भरा हुआ, हमने क्या किया, ऊपर से खाली है मान लीजिए, तो उसमें हमने एक 6 सेंटीमीटर, अच्छा एक सेकेंड, ये जो त्रिभुज है ये 6 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर भुजा का एक घन डाला जाता है, सॉरी। तो इसका जो त्रिभुज की लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है, तो इसमें क्या किया जाता है, एक छोटा सा घन लिया जाता है, घन समझते हैं, घन मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं,
इस तरीके से घन होता है। तो इसका क्या है, ये 3 सेंटीमीटर की इसकी एक भुजा है, तो इसी को इसके अंदर डाला जाता है। अब भाई आप पानी से भरा हुआ किसी भी चीज के अंदर कोई चीज डालेंगे तो पानी ऊपर आएगा। आपको पता है? नहीं पता है? कौवे को पता है, कौवे तक को पता है ये चीज कि अगर हम पानी में किसी भी चीज को डालते हैं तो वो पानी ऊपर आता है। आपने कहानी नहीं पढ़ी है? कहानी आपने पढ़ी है कि भाई कौवा प्यासा था, उसने पानी को पीने के लिए वहां पर पहले मुंह डालता है, उसके अंदर एक तो गगरी रहती है जो भी, तो पानी नहीं पाता तो समझता है कि यार पानी कम है, तो कंकड़ डालने लगता है। ठीक है, और ये चीज बहुत बार रियल में भी करके देखिएगा, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा बहुत सारे रियल वीडियोस जिसमें वो उठा करके कंकड़ डाल रहे हैं, और कंकड़ डालने की वजह से पानी ऊपर आता है और वो पी लेता है। तो उसको भी ये चीज पता है कि अगर हम इसमें कुछ चीज डालते हैं तो पानी ऊपर आता है, तो आपको तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको डाला गया तो पानी कुछ ना कुछ ऊपर आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ ना कुछ पानी की हाइट जो है वो बढ़ेगी। तो मान लीजिए कि पानी की हाइट h बढ़ती है, भाई इसको हम डालेंगे पूरा का पूरा डूब जाएगा, इसमें लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा डूब जाता है। ठीक है, इसमें क्लियर किया गया होगा, हो सकता है जल्दबाजी में नहीं लिखे हो, तो पूरा का पूरा जो है डूब जाता है। ठीक है, ये जो घन है इसमें पूरा का पूरा डूब जाता है, और ये कुछ ना कुछ उसकी हाइट जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब ये कितनी हाइट बढ़ती है वही आपको यहाँ पर क्लियर करना है, बताना है। ठीक, तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे समझिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो केवल इतनी हाइट ऊपर बढ़ती है, तो इतनी जितनी ये हाइट ऊपर बढ़ेगी, और कितना ऊपर बढ़ता है पता है? एक चीज समझिए कि आपने पढ़ा होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा उत्प्लावन बल के बारे में, तो उसमें आपने देखा होगा कि भाई जैसे कि मान लीजिए कि एक सीसी है, ठीक है, ये हमारे पास सीसी है और हमारे पास मान लीजिए कि इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको इसके अंदर से डालते हैं, तो इसका जितना आयतन है, इसका जितना वॉल्यूम है, जब डालते हैं तो उतना ही वॉल्यूम तक का पानी जो है यहाँ से ऊपर उठता है। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही ये पानी अपने आसपास में हटाएगी और उसको कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करेगी। तो जब हम इस चीज को इसके अंदर डाल रहे थे तो जितना वॉल्यूम इसका है उतना ही वॉल्यूम इसने पानी को अपने यहाँ नीचे सटाया, और जब नीचे सटाएगा तो पानी कुछ ना कुछ ऊपर पहुंचेगा। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर हम आपको बता दें, इंजीनियर्स बहुत दिमागदार होते हैं, और कभी कभी जैसे कि आप समझ पा रहे, जैसे इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम निकालने के लिए भी इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई छोटा सा पार्ट है, कोई ऐसा पार्ट जिसका कोई शेप नहीं है या फिर शेप है तो उसको निकालना थोड़ा सा कठिन है उसका वॉल्यूम, तो क्या करते हैं पूरा पानी में मतलब एक पूरा पानी भर देते हैं एकदम भरा हुआ लबालब, और क्या करते हैं उसके अंदर उस चीज़ को, जैसे मान लीजिए वो मार्कर का निकालना, मार्कर इधर से टूटा है, ये है वो है, इसका वॉल्यूम निकालना है कैसे, इसका कोई फॉर्मूला तो बनेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस मार्कर को पानी के अंदर डुबा देंगे और जितना पानी बाहर जाएगा उसमें से एक एक बूंद को हम स्टोर करेंगे और उस पानी को तौल लेंगे, और तौल करके हम बताएंगे कि इसका इतना वॉल्यूम था। बात समझ पा रहे हैं? तो इस मेथड का भी इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। तो वही चीज यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं कि जितना ये डालेंगे उतना ही यहाँ पर ऊपर उठेगा। ठीक, अब कितना वॉल्यूम ऊपर उठेगा समझिए, थोड़ा सा उठा h हाइट तक, तो अब इसका अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहेंगे तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ यहाँ पर, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, एरिया होगा इसका कुछ ना कुछ। भाई वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम का बेसिक फार्मूला होता है एरिया इनटू हाइट, एरिया इनटू हाइट। तो एरिया इसका यही वाला होगा भाई, जो नीचे का एरिया वही यहाँ का भी एरिया है, वही ऊपर का भी एरिया है, सब एरिया बराबर है। तो एरिया हम इसका निकाल लेते हैं और हाइट तो हमको निकालनी ही है। तो ये जो एरिया और ये जो हाइट होगा वो किसके बराबर होगा, इस वाले के बराबर होगा कि नहीं, इसके वॉल्यूम के बराबर होगा कि नहीं। तो टोटल हम यह कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ऊपर आए पानी का आयतन बराबर घन का आयतन, घन का आयतन। ये चीज हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ठीक है, ये चीज हम कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो ऊपर आए पानी का आयतन हम कैसे निकालेंगे, उसका एरिया इनटू हाइट, ये हाइट हमने h मान ली है। और घन का आयतन कैसे निकालेंगे, घन का आयतन हम निकालेंगे इसका a का स्क्वायर करके, ठीक है, नहीं a का क्यूब करके, a का क्यूब करके। तो अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो इसका जो शेप है वो कैसा है, उसका शेप बता दिया, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, उसका फॉर्मूला होता है a, उसका फॉर्मूला होता है a √3/4।
ये फॉर्मूला होता ही नहीं होता है, हमने आपको पढ़ाया था, बताया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर एच क्या है, एच तो हमको निकालना ही है, ठीक है। एच तो हमको, ए का मतलब यहाँ पर उसकी भुजा, तो इसकी भुजा कितनी है, 6 है, तो आप डायरेक्ट 6 रखिए, ए मत रखिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ से 6 आ गया, ठीक है, तो ये ए एच आ गया। अब ए आपका कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 का अगर आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ठीक, टोटल। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ से थोड़ा सॉल्व करते हैं, एच की वैल्यू को निकालते हैं। तो एच को हम इधर रखते हैं और इन सब को उधर भेजते हैं, तो टोटल अगर इसको इधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और गुणते 4 ऊपर चला जाएगा, और ये जो है आपका नीचे आएगा 6, और ये जो है √3 भी आपका नीचे ही आएगा, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आता है। तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा कट करना चाहें, एच की वैल्यू निकालना चाहें, तो हम कैसे कट कर सकते हैं इसको हम कैसे कट कर सकते हैं भाई, इसको कट कर सकते हैं हम, इसको कट कर सकते हैं किससे, 2 से पहले कट कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, ठीक है, 3 हो गया। अब यहाँ से अगर हम इसको कट करने की कोशिश करेंगे तो कितना होगा, 9, ठीक है, और 9 दूनी यहाँ से कितना होगा, ये 18, ठीक है, 18, और 18 और यहाँ पे √3, ठीक है, 18 और यहाँ से √3 आ रहा है, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर था, और ठीक है 6 यहाँ से था, और 4/3 मतलब √3/4 यहाँ से हो गया, और इसके बाद गुणते एच तो हमको निकालना ही था, 4 इधर गया है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ठीक है, 6 नीचे आ गया है। अच्छा, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जब हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, √3 और √3 का दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर और नीचे। तो इसमें जब हम मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ये क्या जाएगा, √3 और √3, तो यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के यहाँ से 3 हो जाएंगे, ठीक, 3। तो ये जब इसको कट करेगा तो यहाँ से 6 √3 आएगा, ठीक है, क्या आएगा यहाँ से 6 √3 आएगा, ठीक। तो 6 √3, अच्छा यहाँ पर a स्क्वायर रहेगा क्या, एक सेकेंड, यहाँ पर ये a नहीं, a स्क्वायर रहता है, ठीक। तो ये जो है आपका 6 नहीं, ये 36 रहेगा यार, ये देखो गड़बड़ी हो जाती है ना, तो 36 रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला जो है बदल जाएगा, तो आपका यहाँ से 4 एकम 4, और 4 का अगर आप करेंगे तो 9 चौक 36, ठीक। तो यहाँ से 9 बार जाता है, तो 9 से काटेंगे इसको तो यहाँ पर 3 आएगा, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर a स्क्वायर रहता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर √3/4, ये होता है ना, चलिए ये फॉर्मूला होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा वो बाई मिस्टेक हो जाता है कभी कभी क्वेश्चन करते करते। तो यहाँ से ये टोटल वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी आपकी 3 और √3। तो अब आप क्या कीजिए, इसमें √3 को हटाना है, तो दोनों तरफ आप √3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो आपको इसमें दिखेगा कि ये चीज आप जो देख पा रहे हैं, इस तरीके से ऑप्शन दिया गया रहता है कि जैसे 3 √3 आए तो बच्चे तुरंत √3 वाला लगा दे, तो ये गड़बड़ी हो सकती है। तो इस वजह से आप बहुत बच बचा के ऑप्शन लगाएंगे, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 √3, और नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई होकर 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो टोटल √3 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टोटल √3 क्या आ जाएगी, ये सेंटीमीटर में सब रहेंगे, सब के सब सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, मतलब कि जितना पानी ऊपर उठेगा उतना ही आयतन इसका होगा, ठीक है भाई। उसमें हमने डाला तो जितना आयतन डालेंगे उतना ही तो ऊपर उठेगा, तो दोनों बराबर होंगे, तो इसका आयतन हमने इसका आयतन बराबर रख दिया, सॉल्व कर लिया, बहुत छोटे तरीके से आ गया, ठीक। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। चलिए मान लीजिए कि इसमें हम एक, आप अपने तरफ से क्वेश्चन दे रहे हैं कि मान लीजिए कि हम इसमें 3 का ना डाल करके हम 6 सेंटीमीटर क्यूब का एक घन डाल दिए होते, तब इसका जो है कितना ऊपर उठता, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए यहाँ से। अब ये क्वेश्चन हो गया कि यहाँ पर हमने 6 का डाल दिया, तब ये कितना ऊपर उठेगा, उसको नोट कर लीजिए और उसको सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है, ताकि आपका ये जो ऊपर उठने का वो वाला कॉन्सेप्ट है पानी के डालने पर कि कितना पानी ऊपर उठेगा, ये वाला क्लियर हो जाए। इसको आप लगा लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है, स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं फिर, चलिए तो अब इसको हम इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जमीन, अब देखिए ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। जमीन में पानी की एक टंकी बनाई जाती है जिसकी चौड़ाई ऊपर से 6 मीटर और 4 मीटर और तह में 4 मीटर है। यदि इस टंकी की लंबाई ऊपर से नीचे तक एक समान 5 मीटर है और गहराई 2 मीटर है, तो इसका आयतन होगा 75 मीटर क्यूब, 100 मीटर क्यूब, 50 मीटर क्यूब और 60 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि जमीन में एक पानी की टंकी बनाई जाती है जिसकी चौड़ाई ऊपर से 6 मीटर और तह में 4 मीटर होती है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये जमीन है, तो कुछ जो है वो नीचे बनी हुई है, कुछ ऊपर बनी हुई है। जैसे कि कुछ गड़ी होगी जमीन के अंदर और कुछ ऊपर से दिख रही होगी। ठीक है, तो नीचे कम है और ऊपर थोड़ा ज्यादा है, मतलब कि ऊपर थोड़ा ज्यादा चौड़ी है और नीचे जो है कम चौड़ी है। ठीक है, कितनी है चौड़ी? यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर 6 है और यहाँ पर कितनी है? ये 4 है। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या है, यदि इस टंकी की लंबाई ऊपर से, अगर आप उसको ऊपर से देखते हैं तो उसकी ऊपर से लंबाई, मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक जो लंबाई है वो एक समान है 5 सेंटीमीटर की। अभी डायग्राम बनाते हैं, क्लियर होगा। और गहराई कितनी है? 2 मीटर है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो टंकी बनाई गई है, आपको यहाँ पर बताई जा रही है, वो किस तरीके से है। ठीक, वो आपकी कुछ इस शेप की है। अगर हम बनाए यहाँ पर तो ये इस तरीके से बनेगी 3D फॉर्म में, कि ये चीज आप देख पा रहे हैं। एक सेकेंड, चलिए यहां से बनाते हैं ऐसा। ठीक है, टेढ़ा नहीं है, सीधा ही एक्चुअल में ये इस तरीके से होगी, एकदम सीधा। ठीक, ऐसा है। ठीक, इस तरीके से है। और टंकी जो है एकदम समझ लीजिए कि ये हम मान लीजिए कि एकदम टंकी के ऊपर से देख रहे हैं तो हमको इस तरीके से दिखेगा। और अगर हम इसके ऊपर की बात करें तो ये थोड़ा टेढ़ा होगा, ऐसा। मतलब कि ये वाली साइड आपकी थोड़ा इधर की तरफ होगी। ऐसे बना देते हैं थोड़ा सा ना, तो आ जाएगा और अच्छे से। चलिए थोड़ा सा क्लियर करते हैं, क्योंकि 3D वाला होता है तो थोड़ा इसमें क्या है ना कि इसमें थोड़ा अनक्लियर होता है। चलिए बन रहा है थोड़ा बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक,
इस तरीके से, कुछ इस तरीके से टंकी है। अगर आप इसको देख पा रहे होंगे टंकी को, तो ये क्या है, ऊपर से चौड़ी है, ऊपर चौड़ी है, ऐसे ऊपर चौड़ी है, और नीचे जब जा रही है तो थोड़ा ऐसे होकर के जा रही है, ऐसे ऐसे होकर के नीचे जा रही है। देखिए ऐसे ऊपर से चौड़ी है और नीचे ऐसे होकर जा रही है, ठीक। और इधर साइड साइड तो बराबर है, प्लेन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ये टेढ़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये बस टेढ़ा हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं इधर इधर हमने ऐसे थोड़ा चौड़ा किया, नीचे जाकर के ये कम हुई है, देखिए नीचे जाकर के कम हुई, नीचे का पार्ट, ठीक। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये जो आपका है चौड़ा, ठीक है, ये चीज जो है ये आपका कितना है, 6 है, मतलब कि 4 है, नीचे का है तो ये 4 है, ठीक है। और ये जो ऊपर का है ये 6 है। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ये आपका 4 है, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये 6 है, ठीक। और ये जो लंबाई बताई जा रही है कि 5 मीटर की है, टोटल ये 5 मीटर की इसकी लंबाई है, वो ये वाली लंबाई है, ये 5 मीटर की है, ठीक है। ये लंबाई कितनी है आपकी, 5 मीटर की। तो ये सब जगह समान है, ये भी 5, ये भी 5, ये सभी क्या है, 5 है, ठीक है। सभी जगह वो 5 मीटर की है, ठीक है, 5 मीटर की है। अब उसके बाद बताया जा रहा है कि इसकी गहराई जो है वो कितनी है, 2 है। तो गहराई का मतलब क्या है भाई, यहां से लेकर के ये से खड़ा हुआ है ऊपर, तो यहां से लेकर के इसकी ये गहराई होगी सीधा ऐसे, ठीक है। इसकी यहां से लेकर के यहां तक ये टोटल गहराई होगी, ये गहराई होगी टोटल इसकी, ठीक। तो ये कितनी है, ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक। ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक। तो अब ये चीज जो है इसका हमको आयतन बताना है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो अगर आप इस शेप को देखेंगे तो ये जो आपको शेप दिख रहा है, मतलब कि अगर आप इसमें निकालना चाहेंगे वॉल्यूम, तो हमने आपको बताया कि वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला होता है एरिया इनटू हाइट। इसको ध्यान से समझिएगा, हो सकता है आपको दिमाग में थोड़ा बहुत स्किप करे, लेकिन आप समझेंगे ध्यान से तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो आपको प्रिज्म वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है एरिया होता है, और ये एरिया किसका होता है, बेस का होता है, हमने बताया। तो अगर आप इसका बेस देखेंगे तो बेस कौन सा है, ये 4 वाला है, ये वाला, ठीक। लेकिन अब अगर आप देखेंगे ध्यान से तो बेस ऐसे 4 का है और ऊपर ऐसे उठा हुआ है, जैसे आप हमारा हाथ देख पा रहे हैं। चलिए इसको हम जैसे ये देख पा रहे हैं, ये आप 2 साइड्स देखिए, ठीक है। तो अगर हम इसको बनाना चाहें टंकी इस चीज के लिए, इस चीज का दोनों को मिला करके, तो अगर इस तरीके की हम टंकी बनाएंगे कि नीचे कम हो और ऊपर ऐसे जाकर के ज्यादा हो, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इधर दिखेगा, तो इसमें क्या देख पा रहे हैं कि इसमें है नीचे कम है लेकिन ऊपर जाके ज्यादा चौड़ी हुई है। तो अगर आप नीचे का एरिया ले लेंगे तो आपका तो इधर का जो इधर का एरिया थोड़ा बहुत इधर किनारे किनारे का है वो तो छूट जाएगा, मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्योंकि ये अगर ऐसे होता एकदम सीधा सीधा तो टंकी में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये टंकी थोड़ा टेढ़ी है, ऐसी है। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसका एरिया कैसे, मतलब इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, नीचे का एरिया निकाल लेंगे, हाइट भी हमको दी है, लेकिन इसका गड़बड़ हो जाएगा, फिर ये दिक्कत हो जाएगा, हमारा आंसर नहीं आएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस टंकी को ऐसे ना मान करके इस टंकी को ऐसे मान लेंगे। ऐसे मान लेंगे तो क्या होगा, तो ऐसे मान लेंगे तो फायदा ये होगा कि जो यहाँ पे अब बेस है और ये जो साइड है वो 90 डिग्री पे आ जाएगी। ध्यान से देखिए, अगर आप इस चीज को ऐसे ना मान करके जैसे ये रखी हुई है, आप इसको ऐसे खड़ा कर देंगे तो ये कैसा बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा कि देखिए ध्यान से ऐसे देखिए, ऐसे बन जाएगी, ये 4 सेंटीमीटर वाली और ये 6 सेंटीमीटर वाली, और देखिए हम टंकी को पलटा दिए हैं, ठीक है, ऐसे कर दिए हैं। तो अब ये इस तरीके से बन जाएगी, और इसका जो ये बनेगा, ये ऐसे करके अगर आप इसको सीधा खींचेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, और ये चीज जो है आपकी कुछ इधर जाएगी, ठीक। तो ये चीज जो है यहाँ से भी वैसी बनेगी, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। अब आपको ये टंकी और अच्छे से क्लियर हो रही होगी। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो टंकी है वो कुछ इस तरीके से हो गई है। तो यहाँ पर आप देखिए कि टंकी का जो ये वाला पोर्शन था उसको हमने इस तरीके से खड़ा कर दिया, तो टंकी इस तरीके से आ गई है। तो यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री पर बन पा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या था कि ये आपका 5 था, ठीक है, ये आपका 5 था, और ये वाली आपकी लाइन कितनी थी, 4 थी, और ये आपकी 6 थी,
और इसकी जो हाइट आ रही थी वो हाइट आपकी ये वाली हाइट आएगी, ठीक है, ये वाली हाइट आएगी, क्योंकि ऐसा तो तिरछा है तो आपको ये सीधी वाली हाइट इसकी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो जितना वो गड्ढे के अंदर में है, ठीक, तो ये जो हाइट आपकी दे रही थी वो कितना दे रहा था, 2, ठीक। तो इस तरीके से आपको क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है। तो आयतन के लिए हमने आपको बताया कि आपको एरिया चाहिए और हाइट चाहिए, तो एरिया आपका इसका कैसे मिलेगा, एरिया आपको इसका कैसे मिलेगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक ये क्या है, ये आपका एक त्रिभुज का मतलब कि चतुर्भुज का शेप बन रहा है। तो चतुर्भुज का शेप बन रहा है, समलंब बन रहा है। तो यहाँ पर ये समलंब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं, जैसे कि 4 और 6 आपकी यहाँ पर पैरेलल लाइंस है, और उसके बाद उसकी जो हाइट होती है, मतलब कि आपका ये किस तरीके से बनता है, इस तरीके से आपने देखा है बनता है। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये वाली हाइट और ये वाली, जैसे ये ए है और ये बी है और इसकी हाइट ये वाली ली जाती है, मान लीजिए कि ये एच है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। ये सब हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, यानी कि इसकी पिछली क्लास में जब हमने आपको एरिया के बारे में समझाया था तब हमने आपको इन चीज़ों के बारे में समझाया था, ठीक है। तो इसके बारे में हमने आपको बताया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एरिया आ गया और हाइट हमको पता है कि 5 है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसका आयतन जो है निकाल सकते हैं। तो इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं था, बहुत ही आसान था, बस आपको इसमें यह समझना था कि जो टंकी है वो इस तरीके से हमको रख करके उल्टा खड़ी करके उसको तब उसका आयतन निकालना पड़ेगा, तब हमको अच्छे से वो क्लियर होगा। तो इसका बेस जो है वो इस तरीके से है और हाइट हमको पता चल चुकी है। तो ये क्या हो चुका है, प्रिज्म के शेप का आ चुका है, जिसकी जो भुजाएं हैं 4 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो ए आएगा, एरिया जो आएगा वो क्या आएगा, इसका एरिया, चलिए साथ में ही लिखते हैं, पूरा वॉल्यूम साथ में निकालते हैं। तो एरिया इसका आएगा 1/2 और पैरेलल लाइंस कौन है, 4 और 6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 + 6 और इंटू में क्या आएगा, इंटू में इसकी हाइट, तो हाइट भी इसकी बताई है 2, और बाद में क्या आएगा, बाद में एच आपका कितना है, एच आपका कितना है 5 है, 5 मीटर आपका एच है, ये टोटल एच ये वाला, ठीक है, क्योंकि हाइट से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही। ये टोटल आपका एरिया है और ये टोटल आपकी हाइट है, तो एरिया में हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा 10 और 10 का 5 में होगा तो ये आ जाएगा 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर है मीटर क्यूब, ठीक है। तो मीटर क्यूब इसमें आ जाएगा, इसका आंसर आपके ऑप्शन में कहीं पर है, यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 50 मीटर क्यूब, ठीक है। कैसे, फिर से एक बार समझ लीजिए जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ये क्या था, टंकी कुछ इस तरीके से रखी थी, जैसे आप यहाँ पर टंकी देख पा रहे हैं, इस टंकी को आप ऐसे पकड़ करके ऐसे कर दीजिए टेढ़ा, तो ये वाला जो आपका पार्ट था ये नीचे था, यानी कि कम वाला पार्ट ऊपर था, और ऐसे ऊपर जा करके टंकी बढ़ गई थी, उसका जगह बढ़ गया था, ठीक। तो हमने क्या किया, टंकी को ऐसे ना करके उसको ऐसे पलट के खड़ा कर दिया। अब खड़ा कर दिया तो यहाँ पर इसका बेस हो गया और इसकी हाइट हो गई, तो यहाँ से इसका बेस निकाल लिया और हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा यहाँ पर वॉल्यूम आ गया। बात समझ पा रहे हैं? तो हमको समझना है कि हम कैसे निकालेंगे, गलत सलत हमको करके नहीं आना है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसको इरेज कर दिया जाए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो इसके जितने भी क्वेश्चन होते हैं इस चीज़ से रिलेटेड, उस सारे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, और ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है हर एक क्वेश्चन के लिए क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, ये क्वेश्चन जो करेगा उसको दिया जाएगा इनाम। तो इस क्वेश्चन को कीजिएगा, क्या क्वेश्चन है कि यदि एक बेलन का, बहुत ही सरल क्वेश्चन है यार ये तो, यदि एक बेलन की वक्र सतह उसके सिरों के क्षेत्रफल से दुगुनी, ठीक है, दुगुनी हो तो इसकी ऊंचाई
का त्रिज्या से अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई का त्रिज्या से अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है 2:1, 1:2, 1:1 और 2:3 आपके पास में ऑप्शन है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, परेशान मत होइए, पहले क्वेश्चन को समझिए। जो भी क्वेश्चन आता है चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को, सबसे पहला जरूरी काम हमारा होता है कि हम पेशेंस बना करके रखें और क्वेश्चन को ध्यान से समझें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन, यदि एक बेलन की वक्र सतह, उसके सिरों के क्षेत्रफल, वक्र सतह उसके, अब बेलन कैसा होता है भाई, बेलन इस तरीके से होता है। ठीक, इस तरीके से बेलन बनता है। तो बेलन का क्या कह रहा है कि वक्र सतह, जो ये वक्र सतह होगी, वक्र सतह का इसके फॉर्मूला क्या होता है, वक्र सतह का फॉर्मूला होता है 2πr(h), भूलेंगे नहीं आप, क्योंकि पेरीमीटर और उसके बाद इसका हाइट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, वो आ जाएगा सरकमफ्रेंस मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसका वक्र सतह है, उसके सिरों के क्षेत्रफल, इसके सिरा कौन सा है भाई, इसका सिरा ये है और एक सिरा ये है, तो इसके सिरों के क्षेत्रफल से इसके सिरों के क्षेत्रफल से दो गुना हो तो मतलब कि इसके सिरों का क्षेत्रफल कितना होगा, इसके सिरों का क्षेत्रफल कितना होगा भाई, इसके सिरों का क्षेत्रफल होता है πr²। कितना होता है, πr² होता है। ठीक है, अगर एक क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो, क्योंकि इसमें क्लियर तो किया नहीं है, सिरो लिखा हुआ है तो हो सकता है दोनों का हो, बट यहाँ पर एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसके सिरों का क्षेत्रफल से 2 गुना हो तो इसके ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो क्या ये रहा है कि जो वक्र क्षेत्रफल है यहाँ पर, अगर उसको हो, मतलब कि वक्र जो क्षेत्रफल है वो इसके सिरे के क्षेत्रफल के दुगुने के बराबर है, तो इसके सिरे का क्षेत्रफल कितना है, इसके सिरे का क्षेत्रफल है πr²। क्या है, πr²। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसका 2 गुना कर दें तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, क्या कर दें हम, इसको 2 गुना कर दें तो ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो जब यहां से ये बराबर हो जाएगा तो अब हमको क्या करना है, हमको बताना है ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, यानी कि हमको बताना है ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, हमको h/r बताना है। यही तो होगा ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात। तो h/r कहाँ से आए, तो इसी में से हम h/r बनाते हैं। तो देखिए 2π से 2π अपना कट जाएगा, 2π से 2π जो है वो कट जाएगा। यहां से देखिए r से एक r भी कट जाएगा, r से एक r भी कट जाएगा। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो h यहां पर रहेगा और ये जो r है इसको अगर हम इधर भेज दें तो टोटल यहाँ पे 1 आ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे 1:1 का आ रहा है। ठीक है, तो एक तो ये इसका आंसर हो सकता है, 1:1 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि सिरों का अनुपात। ठीक है, तो हमको ये एक ना लेकर के दोनों लेना पड़ेगा। दोनों कहने का मतलब कि इन दोनों सिरों की बात हो रही, क्योंकि सिरा लिखता, अगर लिखता तो सिरा लिखता, लेकिन यहाँ पर सिरों लिखा हुआ है तो हमको दोनों लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आंसर इसका गलत आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं है। तो जब यहाँ पर सिरों लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसके सिरों का हम लोग क्षेत्रफल लेंगे। तो सिरों का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, सिरों का क्षेत्रफल होगा इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल। तो एक का क्षेत्रफल πr² है तो दूसरे का भी तो πr² होगा। तो इन दोनों सिरों को जोड़ेंगे और उसको 2 गुना करेंगे। ठीक है, उसको 2 गुना करेंगे तब जाकर के हम क्या कहेंगे कि ये जो टोटल आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 2πr(h) के बराबर आ रहा है। ठीक है, वैसे भी हमको थोड़ा सा सोचना चाहिए। ठीक है, वैसे भी हमको थोड़ा सोचना चाहिए कि इसका और इसका जुड़ेगा तभी जाकर के लगभग इसके बराबर हो सकता है या फिर लगभग आधा हो सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से हमने आपको दोनों करके बताया कि आपको पहले कैसे करना है फिर कैसे करना है। ठीक, तो वहां से ये वाला आंसर आ रहा था जो कि गलत आंसर है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सिरों दोनों का यहाँ पर क्षेत्रफल ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 2πr(h) होगा और ये चीज जो है πr² और πr² जुड़ करके 2 हो जाएगा। तो अब 2 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो टोटल ये 4πr² हो जाएगा। ठीक, 4πr² हो जाएगा। तो अब यहाँ से जब आप कट करेंगे तो पाई से पाई कटेगा, एक r से एक r कट जाएगा। ठीक है, और 2 से यहाँ से ये कटेगा तो 2 आएगा। तो टोटल यहाँ पे बचेगा h और यहाँ पे बचेगा 2r। ठीक है, हमको चाहिए क्या था,
आर हमको चाहिए था h/r, तो r को हम इधर भेजेंगे तो ये इतना आएगा, तो 2 को हम 2/1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, तो यहाँ से 2:1 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर सही आंसर होगा। ठीक है, ये जो है आएगा, लेकिन ये गलत आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए बहुत ही क्रिटिकल होता है, आप थोड़ी सी मिस्टेक किए आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन सरल था, लेकिन यहाँ पर बच्चे इसको गलत करके आ सकते हैं, क्योंकि सिरा और सिरों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। आंतरिक व्यास d, आंतरिक व्यास d तथा दीवार की मोटाई t वाले खोखले बेलन की लंबाई L है। बेलन में धातु का आयतन है। आपको ये चीज बतानी है, आपके पास ऑप्शन है L d2 माइनस टी पाई d प्लस d/2 प्लस टी पाई LD टी और प्लस पाई LT² और NOT। ये आपका क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आते हैं, पूछे गए हैं। तो देखिए इस तरीके का जो क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। कह रहा था कि आंतरिक व्यास d तथा दीवार की मोटाई t, ठीक है, दीवार की मोटाई t, खोखले बेलन की लंबाई L है। बेलन में धातु का आयतन क्या होगा। किस तरीके से बेलन बनाया गया है समझिएगा। बेलन किस तरीके से है, आपको विजुलाइजेशन करना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में आना, मतलब आप उसमें समझ पाए कि कैसा डायग्राम बना होगा। अच्छा चलिए, समझ में आ रहा है ये कैसे है, थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं इसको, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर ये खोखला बेलन है, इस तरीके से खोखला बेलन है। ठीक है, कैसा बेलन है, खोखला बेलन है। ठीक, तो जब इस तरीके से खोखला बेलन होता है तो इसमें कह रहा है कि जो अंदर का यहाँ पर ये व्यास है, मतलब अंदर वाला जो है, इसका व्यास टोटल कितना है, ये आपको d दे रहा है। क्या दे रहा है, ये आपको d दे रहा है। और उसकी मोटाई जो दे रहा है, यहाँ पर जो दीवार की मोटाई, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर इसकी मोटाई की बात करेंगे कि कितनी मोटी दीवार है, तो ये जो दे रहा है वो आपको t दे रहा है। क्या दे रहा है, t दे रहा है। t मतलब थिकनेस, उसकी मोटाई। ठीक है, खोखले बेलन की लंबाई भी दे रहा है, इसकी लंबाई भी दे रहा है। लंबाई कितनी है, L है, तो L है। अब आपको बताना है बेलन में धातु का आयतन कितना होगा। धातु का आयतन मतलब ये जितना पार्ट ये बचेगा, टोटल का टोटल, ये पूरा का पूरा जितना है, उसका आपको आयतन बताना है। ठीक है, कितना का कितना ये धातु होगी, उसका आपको आयतन बताना है। बात क्लियर है। तो कैसे इसको हम लोग निकालेंगे उसको समझते हैं। ठीक है, उसको समझते हैं। तो हमको निकालना है आयतन, और यहाँ पर यह चीज क्लियर है कि हमको इस धातु का आयतन निकालने के लिए पहले बड़े वाले का आयतन निकालना पड़ेगा, और उसमें से छोटा वाला जो यहाँ पर बेलन होगा उसके आयतन को घटाना पड़ेगा, क्योंकि वहां धातु नहीं है। ठीक है, तो उसके आयतन को हम घटाएंगे, तब जाकर के हमको इस पूरे धातु का आयतन मिलेगा। तो चलिए बड़े वाले का आयतन निकालिए। तो आयतन निकालने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं। बेलन का आयतन निकालने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है पाई r² h। ठीक है, यानी कि हमको पाई पता होना चाहिए, r पता होना चाहिए और h पता होना चाहिए। तो हमको पाई पता है, h भी यहाँ पर दिया गया है, l है, और यहाँ पर पाई हमको नहीं पता है, मतलब कि r नहीं पता है, पाई तो पता है, r हमको नहीं पता है। तो हमको r पहले दोनों का निकालना होगा। तो अगर हम अंदर वाले की बात करेंगे, यहाँ पर इसकी बात करेंगे, जो अंदर वाला गोला है, तो इसका डायमीटर दिया है d, तो डायमीटर d दिया है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी,
इसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस क्या हो जाएगी, तो इसको हम लोग R1 कह देते हैं। क्या कह देते हैं, R1 कह देते हैं। ठीक, तो ये कितनी हो जाएगी, या फिर डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं, इसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, d/2 आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी भाई, इसका डायमीटर दिया था इतना, तो इसका आ जाएगा ना d/2 आ जाएगा, आधा हो जाएगा। अच्छा, बड़े वाले की रेडियस कितनी होगी भाई, बड़े वाले की रेडियस यहाँ से नापी जाएगी और यहाँ तक जाएगी। ठीक, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक को तो रेडियस दिया ही नहीं है, तो लेकिन हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस दिया है कि नहीं दिया है, ये छोटे वाले की रेडियस दिया कि नहीं दिया है, कितनी है, d/2 है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये थिकनेस दिया है कि नहीं है, ये कितना है, t है कि नहीं है थिकनेस, और ये जो है ये आपका d/2 है कि नहीं है। तो दोनों को अगर हम जोड़ दें तो टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई निकल जाएगी, जो कि बड़े वाले का रेडियस होगा। तो टोटल अगर हम इसको जोड़ें तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या कौन सी, बड़े वाले का। ठीक है, बड़े वाले का अगर हम त्रिज्या की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा d/2 प्लस टी। क्या हो जाएगा, d/2 प्लस टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर d/2 में हमने प्लस को जोड़ दिया, इसकी रेडियस आ गई। तो अब हमको दोनों रेडियस पता है, बस हमको फॉर्मूले में रखना है, निकालना है। तो चलिए सबसे बड़े वाले का पहले निकालते हैं, फिर उसमें छोटे वाले को घटाएंगे, तब जाकर के जो हमारा इक्वेशन बनेगा वही इन्हीं में से किसी न किसी में आना चाहिए। नहीं आएगा तो नोट ही लगा देंगे, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए तो पहले बड़े वाले का रेडियस हम मतलब बड़े वाले का आयतन निकालते हैं। तो बड़े वाले का आयतन क्या होगा, पाई आर। आर आपका क्या है, ये टोटल आर है, ये टोटल आपका क्या है, ये टोटल आपका आर है, d/2 प्लस टी, ये टोटल इसका स्क्वायर, और एच, एच क्या है इसके लिए, एल है। ठीक है, तो वो एल ही रहेगा। ठीक है, अच्छा माइनस इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे अंदर वाला जो इसका आयतन है, तो उसका भी फॉर्मूला यही बनेगा भाई, पाई तो इसके लिए वही रहेगा, सेम रहेगा, और क्योंकि पाई कांस्टेंट है। और आर इसके लिए क्या रहेगा, आर इसके लिए रहेगा d/2 का स्क्वायर, और एच क्या रहेगा इसके लिए, एल रहेगा। तो बस यही चीज हो गया, ये किसका आयतन हो गया, हमारे धातु का आयतन हो गया। अब इसको हमको बस सॉल्व करना है, और सॉल्व करके इसको सिंप्लीफाई करना है, उसमें देखना है कौन सा आने वाला है। तो इसमें देखिए आपको कुछ कुछ चीजें कॉमन दिख रही होंगी, जैसे कि आपको यहाँ पर ये एल दिख, मतलब इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई, इसमें भी एल है, इसमें भी एल है। तो हम क्या करेंगे, पाई और एल को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा भाई, अगर हम इनको कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर ये बचेगा, टोटल d/2 प्लस टी का होल स्क्वायर और माइनस d/2 का स्क्वायर, यही बचेगा कि नहीं बचेगा अंदर। ठीक है, यही बचेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसके स्क्वायर को खोल देते हैं, इसके भी स्क्वायर को खोल देते हैं। तो अगर हम इन दोनों को खोल देंगे तो क्या होगा भाई, a प्लस बी का ये बना हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से खोलेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, d/2 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, प्लस टी का स्क्वायर, प्लस क्या होता है, प्लस 2ab होता है। तो 2a इसके लिए क्या है, d/2 है, a इसके लिए क्या है, d/2 है, और b क्या है इसके लिए, t है। ठीक है, तो 2ab, तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो केवल यहाँ पर क्या बचेगा, dt बचेगा, तो dt केवल हम लिख सकते हैं। ठीक, और माइनस यहाँ पर जो ये कॉमन लिया था वो तो रहेगा ही भाई, इधर वाला dt वाला तो रहेगा ही ना, ये वाला तो रहेगा ही। देखिए इस तरीके से हमने ओपन कर दिया, यहाँ पर जो था उसको हमने खोल दिया, ओपन कर दिया। तो अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये चीज़ और ये चीज़, ये प्लस में है और यही चीज़ें माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगी, बिल्कुल कट जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर ले जाएंगे, तो यहाँ से ये जब अंदर टी के साथ जाएगा तो यहाँ से ये फॉर्मूला बनेगा पाई एल टी का स्क्वायर। ठीक है, और वही चीज़ जब ये इसके साथ जाएगा तो यहाँ पर फॉर्मूला बनाएगा पाई d/L/t। ठीक है, पाई भी रहेगा, डी भी रहेगा, टी भी रहेगा, एल भी रहेगा। तो ये हमारे पास बन करके आ रहा है। तो क्या ये चीज़ हमारे किसी ऑप्शन में है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये ऑप्शन में है क्या, ये इसमें ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसमें भी नहीं दिख रहा है। ठीक, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है पाई और एल, ये एल इधर हो गया है, इसमें आप इधर कर सकते हैं, डी इधर हो गया है, टी उधर हो गया है, तो मल्टीप्लाई में तो चारों ही हैं, तो चाहे आप किधर भी लिख दीजिए। तो कहने मतलब ये पार्ट मैच कर रहा है, और यहाँ पर ये पार्ट और ये पार्ट मैच कर रहा है। तो भाई इसको उल्टा अगर आप कर देंगे तो रहेगा तो सेम चीज़ ही, तो ये और ये बराबर है, तो हम कह सकते हैं ना कि ये वाला ऑप्शन हमारा जो होगा राइट आंसर हो जाएगा।
बात क्लियर है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं आप उसमें पेशेंस बना करके रखेंगे, अपने फॉर्मूले पे रहेंगे, उसको थोड़ा सा सुधार करेंगे, सोचेंगे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, आप उस होमवर्क को कीजिएगा ध्यान से और उसके बाद उसका आंसर बताइएगा। सभी के सभी लोग बताएंगे और जो जो लोग इसका सही आंसर बताएंगे और सही आंसर के साथ साथ अपना फ़ोन नंबर भी भेजेंगे, हम उनको 7 करोड़ रुपए अभी तुरंत उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, चलिए तो सब के सब लोग इसका आंसर कीजिएगा ताकि आप सभी को 7 करोड़ रुपए मिल जाए। ओके, चलिए कोई बात नहीं है, चलिए 7 करोड़ सबको मिलेगा, बस आप इसका आंसर बताएंगे तभी मिलेगा। ठीक है, और नकल नहीं करना है। यदि तार का व्यास 5%, ध्यान से समझिएगा, यदि तार का व्यास 5% कम हो जाए तो आयतन वही रखने पर तार की लंबाई बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी भाई बताइए? 5%, 10%, 10.8% या फिर 11%। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर व्यास है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका है 7 करोड़ के लिए। ठीक है, सभी के लिए है 7 करोड़। तो सभी लोग इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे और बताएंगे तो हम उनको पे कर देंगे। ठीक है, चलिए और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपको कुछ सूचना देनी है। सूचना ये है कि जो बच्चे टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं वो टेस्ट आराम से दे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। बुकलेट जिनको चाहिए क्वेश्चंस लगाने के लिए, जिनके पास बुक नहीं है वो सब कुछ यहाँ पर मैसेज करके पा सकते हैं। और बाकी जो बच्चे इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं अपने दोस्तों के पास इन चीज़ों को भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।